So, hello everyone. Good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? So, good evening. Welcome back once again. तो आज की जो क्लास होगी हम लोग की वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। बिल्कुल, मतलब एक एक माइन्यूट डिटेल्स। दूसरी बात, कुछ ऐसे पिन पॉइंट्स, जी हाँ, जिनकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है कितने लेवल से हम लोगों के लिए काम का हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। सो तैयार हो जाइए, काफ़ी कुछ अच्छी लर्निंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सब लोग आ जाइए ताकि हम लोग देख सकें कि जो है ये टॉपिक में और क्या क्या चीज़ें हम लोग को कवर करनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो आई थिंक काफ़ी लोग जो हैं जुड़ चुके हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में एक चीज़ें और भी हमें ध्यान रखनी है, वो याद रखनी है कि हो सके तो जब भी मैं पढ़ाऊँ तो उसको आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट डाउन ज़रूर साथ में कर लेना, क्योंकि फिर से दोबारा आप इसकी रिकॉर्डिंग देखो और फिर नोट करो तो आपका उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो इस पैटर्न पे ही मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जिसको कनेक्टिविटी में इसको मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे कैसे जो है कवर करना है। ओके, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक आपको नोट डाउन भी कराते रहूँगा कि ये पॉइंट अपने लिए काम का होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। अच्छा, ये टॉपिक से या इस चैप्टर से पढ़ के फ़ायदा क्या होगा? तो एक्चुअल में ये बेसिक है सर, किसका? क्लाइमेटोलॉजी का, है ना। जो हम एवरेज पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो पढ़ते हैं उसका ये एक बेसिक है, बिना इसके काम नहीं होने वाला। इसीलिए थोड़ा सा जो है इस पर फोकस करके रखिएगा। दूसरी बात, अनअकैडमी एस्पायर ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए रहती है, जो हर महीने 25 अक्टूबर और 10 जो है, मतलब इस महीने तो 25 को हुई थी, तो हर महीने आपको 10 और 25 को देखने को मिलेगी। तो आप इसको जो है ज़रूर ज्वाइन करें, इससे आप काफ़ी कुछ स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इस तरह के बैचेस आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल जाएंगे, जो कम्प्लीटली जो है आपको कंप्लीट जितनी भी प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर। और प्रिपरेशन के साथ साथ जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जो भी रिवीजन सेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं, रिकॉर्डिंग सेशन, लाइव सेशन, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। और इस सब चीज़ों के लिए आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज़ डिस्काउंट कोड SUDYT10। इस डिस्काउंट कोड से आपको सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो इसका आप इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नए बैचेस मेरे 1 तारीख से 1 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। हम लोग स्पेशल क्लासेस भी जो रुकी हुई हैं शाम को 7 बजे, वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी, 1 नवंबर से। ठीक है, और इस मंथ का ये लास्ट आज का हम लोग का यूट्यूब सेशन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ से ही हम लोग का स्टार्ट हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एटमॉस्फेयर है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो जैसे कि आपको ये सबको इमेज दिखाई दे रही होगी कि डेफिनेटली जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है, और इसके अकॉर्डिंग ये पूरी कहानी जो है हम लोग समझने वाले हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और देखी होगी ना आप लोगों ने कि भाई बचपन से आप एक चीज़ देखते आए होंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे कहूँ, नॉर्मल सी बात भी कहूँ, तो उसमें एक चीज़ बचपन से आपने देखी होगी कि ये आप किसी भी माध्यम के हों तो आपने अक्सर सुना होगा कि थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। और हिंदी माध्यम के होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा कि दैट इज़, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और जिसके बाद में ताप मंडल। ये अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। क्या कहते हो, हाँ या ना? जल्दी बता देंगे मुझे सब लोग। तो जब सुना तो था, लेकिन सर वो कभी कभी तो डायग्राम में, वो सोशल स्टडी की बुक में बना होता था कि भाई एक एरोप्लेन भी उड़ रहा है, एक पैराशूट भी जा रहा है, पता नहीं लग पाता था कि जो है क्या कनेक्शन है इनका। तो समझेंगे सब कुछ, एक एक चीज को जरा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये सब। ठीक है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से ये एटम वर्ड बाहर कर लो, मतलब जो गैशियस एटम्स हैं। और स्फीयर, भाई कोई भी चीज इस अर्थ से लगी होगी, तो जैसे मान लो आपने कभी भी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अर्थ है, तो इसमें कोई भी चीज़ जब आप देखते हो तो कोई भी चीज़ लगेगी। जैसे मान लो लैंड मास की बात कर लें तो वो भी पूरा एक स्फीयर शेप ले लिया उसने। वाटर बॉडी भी आपको पैसिफिक इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, मतलब एक स्फेरिसिटी में मिल रहा है वाटर भी। तो ऑफकोर्स जो गैशियस कंपोजिशन होगा, इसके ऊपर जो गैशियस कंपोजिशन होगा, वो भी तो आप ये कहोगे कि सर चारों ओर होगा। एग्जैक्टली और चारों ओर होगा मतलब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर 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 हर जगह देखने को मिलेगा।
तो दैट गैसियस कंपोजिशन, चारों ओर जो लग रहा है, इसलिए उसको स्फीयर वर्ड लिखा है हमने। गैसियस का एक स्फीयर, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो एक स्फीयर लगा हुआ है उसके बारे में हम ये चर्चा करने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई थर्मोस्फियर है, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे। सब पूरा एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ये स्फीयर लगा हुआ, मतलब वो शेप उस तरह का है, इसलिए वर्ड यूज किया। दूसरी बात, एक बात और क्लियर हो जाती है कि सर एक बात बताइए, एटमॉस्फेयर यदि एक जैसा आइडेंटिटी होती, मतलब एक जैसी कोई फीचर होता है एटमॉस्फेयर का, तो इतनी लेयर बनाने की क्या जरूरत थी? समझ रहे हो ना मेरी बात? इतनी लेयर्स बनाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। फिर तो हम डायरेक्ट क्या करते, फिर तो हम एक ही लेयर पे चलते और एक ही पैटर्न पे बना कर सीधा एटमॉस्फेयर लिखते। कहने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो अलग अलग डिफरेंस या अलग अलग पैटर्न्स पे मिल रही है, और इसी के कारण इनको हम अलग अलग लेयर्स में देख पा रहे हैं। बोलिए हाँ, समझ में आई ना बात? कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लेयर्स में आपको ये देखने को मिलेगी। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हुई बात। दूसरी बात, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखने को मिलने वाली कि क्या ऐसा अंतर है, तो मैं बताऊंगा। टेम्परेचर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे चेंजेस होते हैं, हर लेयर में कुछ अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों का पूछना है कि सर वो हमने तो आइनोस्फीयर भी सुना, यहाँ तो हमें थर्मोस्फीयर दिखाई दे रहा है। घबराइए नहीं, सब मिलेगा। आइनोस्फीयर भी मिलेगा, एग्जोस्फीयर भी मिलेगा, और दोनों को मिला के थर्मोस्फीयर भी बना देंगे। बट अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको तब तक से जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ये सिस्टम राइज करेगा, मतलब नीचे से ऊपर तक आप लोग जाओगे और कैसा जो है इसका कनेक्शन हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम 0 लेवल से शुरू करते हैं। दूसरी एक बात और ध्यान रखना है कि ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए, तो अर्थ से मुझे ऊपर जाना है सर, यहाँ तक ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर जाना है मतलब क्या, ऊपर की ओर जा रहा हूँ मतलब ये कि ऊपर ये लेयर्स मुझे पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ग्रेविटी बहुत अंतर करती है सर। ग्रेविटी मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशन यहाँ पर बनाएगी। गुरुत्वाकर्षण जो बल जितना ज़्यादा होगा, तो जितने नज़दीक पृथ्वी के होंगे उतने गैसेस के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये सब मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे होंगे। इन मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली क्या हो रही होगी, यहाँ पर ज़्यादा हो रही। समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ, देख रहा हूं मैं सब जी। तो ये यस और नो की कहानी को याद रखिएगा, भूलना मत। एग्जैक्टली तो ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना कोई व्यक्ति अर्थ के करीब आएगा उतना ग्रेविटी भी ज़्यादा लगेगी, मतलब उतना मॉलिक्यूल जो भारी गैसेस का पार्टिकल होगा वो नीचे भी मिलेगा अर्थ के। मतलब कल को एक क्वेश्चन पूछ ले कि यदि आप सरफेस से हाइट की ओर जा रहे हो, एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हाइट के अकॉर्डिंग जा रहा हो, मतलब आप एल्टीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एक लिमिट है ना भैया। एल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो जो गैस का जो डेंसिटी पैटर्न है वो भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। गैस का जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो वेट के जो पैटर्न्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हो लाइटर फॉर्म और डेंसर फॉर्म, तो वो भी बता सकते हो कि भाई नीचे डेंसर है, ऊपर रेयरर है। समझ में आ गई बात? इस तरह का ध्यान रखना। इससे रिलेटेड इसका प्रेशर भी वेरी करेगा, भाई नीचे से कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा, ऊपर कम रहेगा। ओवरऑल एटमॉस्फेयर को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अलग अलग लेयर जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट लेयर, और पहली लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। मतलब मैं अब ये पढ़ाने वाला हूँ, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या स्थिति इसकी। मान लीजिए मैं एक लाइन बना देता हूँ, और इस लाइन को आप इधर कंसिडर कर लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर, और ये कंसिडर कर लीजिए आप दोनों को पोल्स। करा भैया, पोल्स कंसिडर करा। आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेटर से जैसे ही आप और पोल्स पे जैसे ही आप जाओगे, पहले तो बेसिक ज्ञान लो। पहली लेयर जो पढ़ने वाले हो आप, पहली लेयर तो पढ़ोगे सर ट्रोपोस। इसको अच्छे से समझना, पूरी क्लाइमेटोलॉजी इसी पर बेस्ड है। भाई रहते तो नीचे हो ना हम लोग ज़मीन के आसपास, तो उससे जो लगी हुई लेयर रहेगी वो ज़्यादा काम की हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ट्रोपोस्फियर को जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ट्रोपोस्फियर नो डाउट इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर, जो नीचे वाली लेयर रहेगी वो उसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर अपनी ये लेयर होगी। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हमें सीखना है कि ग्रेविटी के बारे में।
ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, मान लो ये ग्रेविटी का सोर्स है, ठीक है, ये अपना इक्वेटर है और ये जो है ये पोल है, ठीक है। अच्छा मैं डायमीटर लूँ ना, टोटल डायमीटर भी लूँ, तो ये पोल टू पोल का जो डायमीटर है ये टोटल अपना 12,714 निकल के आता है, ओके। और इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12,756 है। जब डायमीटर देख रहे हो आप तो इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर, देख पा रहे हैं सब लोग? देखो ना, इक्वेटर का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है 756, पोल का कम है। मतलब ये हुआ ना कि सेंटर से पोल की दूरी कम रहेगी और इक्वेटर के डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगा इक्वेटर का वो ज़्यादा होगा पोल के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या, जो जितने पास में होगा, जो जितने नज़दीक होगा, सेंटर से जो जितने नज़दीक होगा वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कम रहेगी। देखो ना, डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस से समझ में आएगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान देना जिनको नहीं समझ में आया। ये अपना अर्थ है, ये सेंटर है, ये ए है और ये पॉइंट बी है। आप मुझे बताओ किसकी दूरी जो है पास में दिखाई दे रही है, नज़दीक कौन है? ऑफ कोर्स पोल में नज़दीक है। और दूर कौन है? इक्वेटर। खुद लॉजिक लगाओ ना, ग्रेविटी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस बढ़ा तो उतना ही ग्रेविटी की जो मात्रा है, वैल्यू जो है वो उतनी कम हो जाएगी, मतलब इम्पैक्ट जो है कम हो जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ग्रेविटी इक्वेटर की कम होती है ग्रेविटी पोल्स के कंपैरिजन। तो सर इससे क्या फ़र्क होगा? जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी हवाएं वहाँ पर एकत्रित होंगी, उतना ही वज़न ज़्यादा रहेगा हवाओं का, मतलब एक तरह से उतना ही जो है कॉम्पैक्ट रहेगा ये, ठीक है। तो इसका अप्लाइड लॉजिक बताता हूँ। जब भी आप अर्थ पे पहली लेयर पढ़ने जाते हो इक्वेटर और दूसरी लेयर पढ़ने जाते हो, मतलब पोल के आसपास जब जाते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो कि भाई साहब इक्वेटर पे ग्रेविटी तो कम थी, मतलब एयर का मॉलिक्यूल जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर दिखेगा मुझे। समझ में आई ना बात? एग्जैक्टली। दूसरी बात, पोल्स की यदि बात करूं मैं, तो पोल्स पे उतना ही जो है ग्रेविटी ज़्यादा थी, तो पोल्स पे सब डेंस होगा, मतलब पोल्स पे इकट्ठे हो जाएंगे सब पार्टिकल्स आके। दूसरी बात, ये ना समझ में आए ना, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या होगा पहले तो ये बताओ, टेम्परेचर क्या होगा इक्वेटर का? जल्दी बताओ। इक्वेटर का होगा टेम्परेचर ज़्यादा, क्यों? ऐसा क्यों? ये अर्थ है, ये सनलाइट है, तो अपनी एनर्जी जो सबसे ज़्यादा दे रहा है वो कहाँ दे रहा है? इक्वेटर पे दे रहा है जी। तो इक्वेटर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेटर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स यहाँ की हवाएं गर्म होकर, हवा भी गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ऊपर उठने लगेगी हवाएं, हवाएं ऊपर उठ गई। अच्छा, पोल्स क्या उतने ज़्यादा गर्म हैं क्या आपके? पोल्स पोल्स पे जो तिरछी रेखा जाती है, सूर्य की किरण जो है काफ़ी तिरछी हो जाती है, जब ये एक तरह से इंक्लाइंड पैटर्न पे चलती हैं, तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि उतना ही जो है ये ठंडा होके नीचे बैठेगा, ठंडा होके नीचे बैठेगा। मतलब पोल के पास कंपेरेटिवली टेम्परेचर जो होगा, कंपेरेटिवली जो टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी कम रहेगा। सीखने वाली बात क्या निकली? सीखने वाली बात ये निकली कि जब आप इक्वेटर को और पोल को जब आप कंपेयर करते हो, तब देखते हो कि इक्वेटर पे जो पहली लेयर आप पढ़ते हैं, एंड दैट इज ट्रोपोस्फियर। ध्यान देंगे इधर सब लोग, ट्रोपोस्फियर की थिकनेस, ट्रोपोस्फियर की थिकनेस कहाँ ज़्यादा होगी? तो योर आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर पर आपको इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी। बोलिए हाँ, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तो दूसरी बात, यदि थिकनेस की मैं बात करूं तो उतनी ही पोल्स पर आपको कम देखने को मिलेगी। ये देख लो आप लोग, ये कम देखने को मिल रही। दो रीज़न हो गए, एक ग्रेविटी का रीज़न बोल सकते हो कि भाई पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा थी तो सब चीज़ें जल्दी खिंच गई, पास में आ गई, इकट्ठी हो गई, ट्रोपोस्फियर थिकनेस कम हो गई। और ये हो गया ग्रेविटी कम रहेगी इक्वेटर पे, मतलब उतनी एयर हल्की थी, ऊपर थी, फैली हुई थी। या टेम्परेचर, कन्वेक्शनल वर्ड यूज कर सकते हो, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब वर्टिकल टेम्परेचर राइज होता है इस तरह से। ठीक, डन। पहला सवाल क्लियर
कि कल को कोई पूछे ट्रोपोस्फियर की थिकनेस के बारे में तो क्लियर हो गया कि सर ग्रेविटी और कन्वेक्शन पैटर्न के कारण इक्वेटर पे थिकनेस ज़्यादा होती है, पोल पे थिकनेस कम होती है। कितनी होती है कभी राज्य के पीएससी में पूछ भी ले, वार खाली नहीं जाना चाहिए अपना, ठीक है। ये लगभग 18 किलोमीटर तक चला जाता है इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर तक रह जाता है पोल पे, और ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर के आसपास रहेगा ये, ठीक है। आ गई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फियर, पहली चीज थिकनेस के बारे में यदि बात करें तो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान से सुनना, ये तो अब आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मुझे बताना, यदि मैं थोड़ा एल्टीट्यूड वाइज चलूँ ऊपर हाइट में, तो ए बी सी और डी, क्या लगता है कहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने चाहिए? एयर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होने चाहिए, क्या लगता है आप लोग? सोचो, जल्दी बताओ, आंसर दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 सही बात है, ठीक है, समझ गए। तो एयर का जो मॉलिक्यूल है ऑफ कोर्स ए के पास ज़्यादा होना चाहिए, ए के पास ज़्यादा होना चाहिए, एयर का मॉलिक्यूल ए के पास ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? ग्रेविटी जो है वो नीचे ज़्यादा लग रही है, तो नीचे एयर का मॉलिक्यूल ए पे ज़्यादा होगा, थोड़ा कम हो जाएगा बी पे, सी पे और कम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, आगे जो बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। सपोज मान लीजिए ये अपना जो है सनलाइट है, ठीक है, ये जो अपना सनलाइट है, और सनलाइट जब होगा तो ऑफ कोर्स जब ये एनर्जी देगा तो इस एनर्जी के कारण ये अपना लैंड मास सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। ये हीटअप हो गया। अब सोचिए, अच्छा हीटअप क्यों हुआ लैंड मास? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट से जो शॉर्ट वेव्स आ रही थी, शॉर्ट वेव्स जो लघु तरंगें आ रही थी, उससे ये हो गया गर्म, ठीक। अब जब ये इससे हीटअप हो गया, या आप कह सकते हो कि इससे गर्म हो गया, तो ऐसे अब इतनी लंबी हिस्ट्री अर्थ की, ऐसे रोज हीटअप होता तो ये तो एक हीट इंजन बन जाता अब तक, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता ना। सोचिए आप आराम से, सोच के देखना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि इस तरह की एक्टिविटी तब से चल रही होती स्टार्टिंग से, तो अब तक तो लैंडमास बहुत गर्म हो जाना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर अर्थ का ये वाला जो हिस्सा है सरफेस, वो अपनी हीट रेडिएट भी कर रहा होगा, बाहर निकाल भी रहा होगा। जैसे दिन में गर्म हो गया, रात में ठंडा हो गया, रात में ठंडा हो गया तो फील करो, रात में ठंडा हो गया मतलब क्या? अपनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तभी तो ठंडा होगा ना। नहीं रहेगा अपने पास रहेगा तो गर्म रहने वाला। एग्जैक्टली, तो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है। अपनी जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एनर्जी कौन रिलीज तो कर ली, तो इसको अब एब्जॉर्ब कौन करेगा? या ये किस मीडियम में पास होगी? तो ऑफ कोर्स नीचे ये हवा लगी रही है, देखो नीचे गैस मिल जाएगी इसको। अब जितनी गैस रहेगी नीचे, ये गैस में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो नीचे ये गैस का ये जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ने लगेगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ऊपर गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? कम हो गए। मॉलिक्यूल यदि कम हो गए तो उतने ही, जितने मॉलिक्यूल कम होंगे उतने ही ट्रैपिंग भी कम होगी इसकी, लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब ये जो रेडिएशन रिलीज करेगा लैंड मास रात में, तो उससे या दिन में भी थोड़ा थोड़ा जब ये कर रहा है, तो नीचे का जो एयर है वो इसको ट्रैप कर लेगा, ऊपर वाला भी करेगा, लेकिन ऊपर एयर ही कम है, मीडियम ही कम है, तो कमिंग ट्रैपिंग भी कम होगी। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो मान लो जैसे ये लैंड मास है अपना, ओके, या इसमें बताता हूं, ये देखना, इसमें देखो सन से जब एनर्जी आ रही है तो इसके कारण ये गर्म हो गया, हीटअप हो गया लैंड मास अपना। अब अपने आप में जब ये रेडिएशन देगा लॉन्ग वेव या बहुत स्लो ठंडा करेगा, तो ऑफ कोर्स ए बी सी और डी में से कौन ज़्यादा इसको ट्रैप करेगा? ए ज़्यादा ट्रैप करेगा। क्यों ज़्यादा ट्रैप करेगा? ए ज़्यादा हीट इसलिए रोकेगा क्योंकि वहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या है? मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात? एग्जैक्टली। अब जब ये इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे जब ये मॉलिक्यूल रहेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या रहेगा सर? ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा मॉलिक्यूल ऊपर कम है तो टेम्परेचर भी ज़रा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मतलब क्या कि जितना आप ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ट्रोपोस्फियर में जितनी हाइट बढ़ाते जा रहे हो,
हाइट बढ़ाते जा रहे हो उतना ही टेम्परेचर जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देख लो अब आप, ऐसा क्यों, तो ध्यान देना। आप फिर से स्टेप 1 स्टेप से समझ लेते हैं, जब नहीं समझ में आया तो तोड़ लो उस चीज़ को। स्टेप 1, सबसे पहले सन ने इसको हीटअप किया, सन ने हीटअप कर दिया, ओके सर। अब ये हीटिंग तो हमेशा नहीं चलेगी, तो ये अपने आप को क्या करेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन दे के ठंडा करेगा। बट लॉन्ग वेव रेडिएशन ट्रैपिंग ABCD में से ज़्यादा कहाँ होगी, ए पे ज़्यादा ट्रैपिंग होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, मतलब टेम्परेचर, अच्छा ट्रैपिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर टेम्परेचर कम हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, मतलब क्या, एज यू इंक्रीजेज द एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जब आप जाते हो तो आपका टेम्परेचर वाला जो रीजन है वो भी कम हो जाता है। सिंपल बात में कहूँ तो गैसेस कम है, जितनी गैस कम होगी उतनी रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, इसका मतलब जो अर्थ से जो निकल रहे हैं रेडिएशन वो लॉन्ग वेव है, याद रखना। लॉन्ग वेव मतलब जो कि जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा हो, लंबा हो, और जितना ज़्यादा लॉन्ग वेव होगा उतना एक तरह से कम इंटेंस होगा, इंटेंसिटी उसकी कम होगी, एनर्जी कम होगी। ठीक, दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा, अब जो सन से आ रहा था वो क्या था, शॉर्ट वेव था, जितना शॉर्ट वेव रहेगा उतना ही वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये तो सबको सबको पता है। ठीक है, यहाँ तक तो अपने को सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सर क्लियर है कि अब कोई भी यदि आपसे पूछे ABCD में से, तो टेम्परेचर ज़्यादा जो होगा वो यहाँ ज़्यादा होगा, फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, मतलब हाइट जब बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर कम होते जा रहा है। अच्छा, इसी शब्दों को मैं थोड़ा ध्यान दें, एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी बात को मैं बोलूँ कि टेम्परेचर लैप्स हो रहा है, ऐसा भी तो कह सकता हूँ मैं, लैप्स हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो लैप्स हो रहा है, कम हो रहा है, एग्जैक्टली तो इसको मैं एक लैप्स रेट बोल दूंगा, एक रेट से कम होगा, ऐसे मनमर्जी से कम नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर में जो तापमान में गिरावट देखी जाती है, एटमॉस्फेयर में तो नहीं, ट्रोपोस्फियर में, तो दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। हिंदी मीडियम के हो तो सामान्य तापपतन दर, सामान्य तापपतन दर। ठीक है, कितने रेट से होता है, तो कोई व्यक्ति यदि ऊपर जा रहा हो तो हाइट के अकॉर्डिंग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जब जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का तापमान जो है कम हो जाएगा। मतलब यदि मान लो 6.5 डिग्री है तो 1 किलोमीटर का 0 डिग्री हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा टेम्परेचर। या 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। 1 डिग्री का डिफरेंस देखना हो तो फिर 165 मीटर के आसपास आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। दिस इज कॉल्ड एज NLR और ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, और NLR बात एक ही है, पर्यावरणीय जो रहेगा। सो दैट इज NLR में यदि आप जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, कोई लिख दे तो कोई गलत नहीं लिखा, सही लिखा। ठीक है सर, एक बात बताइए, आपने बात तो सर कह दी कि नीचे जितनी ज़्यादा गैसेस होंगी उतना ट्रैपिंग होगा, तो एक बात बताइए सर, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन से मैं बहुत सारी गैसेस को और ज़्यादा रिलीज कर रहा हूँ, और यदि ये गैसेस हैवी गैसेस हैं तो उनका आने वाले समय में कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा नीचे। तो अब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, मान लो यदि अत्यंत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो ऑफ कोर्स मान लो आज प्रेजेंट में मान लीजिए 10 यूनिट गैस थी, 10 साल के बाद ये 15 यूनिट गैस हो गई, मान लो बढ़ गई। प्रेजेंट में x अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करती है तो आगे x प्लस कुछ अमाउंट में हीट होगा, मतलब आगे जाके जितना पोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, जितना मैं पोल्यूशन कर रहा हूँ उतनी गैसेस बढ़ेंगी, और जितनी गैसेस बढ़ेंगी वो उतनी ही नीचे ज़्यादा उनका अमाउंट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा उतनी ही हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखना, भूलना मत, समझ गए, तभी टेम्परेचर बढ़ता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि पेड़ उन्हीं कार्बन कंपोजिशन को, जो कार्बन कंटेंट है उसको बैलेंस करता है। CO2 को क्या करेगा, ये ले लेगा अपने रेस्पिरेशन में। एग्जैक्टली तो उतना बैलेंस बना रहेगा। अब मैं पेड़ काट रहा हूँ, पोल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, मतलब गैसेस के पार्टिकल उतने ही बढ़ाऊंगा, उतने ही नीचे ज़्यादा होंगे, उतनी हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब भी होगी तो कौन सी, लॉन्ग वेव होगी, न कि शॉर्ट वेव। और लॉन्ग वेव जब होगी तो उतना ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग मुझे दिखती रहेगी। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब तक क्या क्या बातें सीख ली हमने ट्रोपोस्फियर में कि सर जी थिकनेस का लॉजिक अच्छे से याद रखना। पहला पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में। थिकनेस इक्वेटर की ज़्यादा, पोल की कम। ठीक है, ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर। दूसरी बात, ट्रोपोस्फियर जो है मेनली हीटअप किससे होता है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन से होता है। हिंदी मीडियम पार्थिव विकिरण, हिंदी मीडियम दीर्घ तरंगों से। लॉन्ग वेव कहाँ से आ रही, तो टेरेस्ट्रियल, टेरेन से आ रही, इसलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कह रहे हैं, जो टेरेन सरफेस से जो निकल रहा है। ठीक है, और लैंड मास किससे गर्म हो रहा है, तो दैट इज फ्रॉम सन, शॉर्ट वेव, लघु तरंगों से। ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है। ऐसा मत सोचना कि जितना मैं सन के पास चला जाऊंगा उतना मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं नहीं, कुछ अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो हाइट जब आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ कि जब आप इक्वेटर लाइन पर या इक्वेटर लाइन के नज़दीक अफ्रीका में तंजानिया पर्वत पड़ते हो तो टेक्निकली टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, बट तंजानिया की हाइट पे हमें ग्लेशियर देखने को मिलता है। इसका मतलब एल्टीट्यूड आप बढ़ाते हो तो नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा, और एज अ रिजल्ट जो है आपको स्नो कवर्ड एरिया देखने को मिल सकता है। मतलब इस दुनिया में दो प्रकार से टेम्परेचर कम किया जा सकता है, एज यू मूव लैटिट्यूडनली, एज वी मूव जिसको आप कह सकते हो एल्टीट्यूड वाइज। तो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड जब दोनों बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होता है। लैटिट्यूड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड लैटिट्यूड की मिमिक्री कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो भैया ट्रोपोस्फियर की स्टोरी अपनी यहाँ तक याद रखना, भूलना मत, NLR वगैरह। और कभी कल को कोई पूछ ले कि ऑल वेदर फिनोमेना, पूरे वेदर के जो फिनोमेना हैं, ऑल वेदर का फिनोमेना जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखना ऑल वेदर फिनोमेना जो है मेनली आप देख सकते हैं दैट इज इन ट्रोपोस्फियर। मतलब क्लाउड का बनना, साइक्लोन का बनना। ये नहीं बोला कि क्लाउड से भी यही बनेगा, क्लाउड जो बनेंगे, लेकिन जो हम नॉर्मल क्लाउड देखते हैं रेनफॉल का जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स हैं जो स्ट्रेटोस्फियर तक देखने को मिल सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इतना हमें मालूम चल चुका है कि जब भी मैं बात करूं नीचे ये वाली ट्रोपोस्फियर रीजन की, तो इसमें जितने भी वेदर पैटर्न है, क्लाउड है या जितना भी साइक्लोनिक सिस्टम है, ये हर चीज़ जो है वो आप कह सकते हो कि सबका संबंध ट्रोपोस्फियर से रहेगा। ठीक है, दूसरी बात एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको। मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फियर में नीचे से जब आप शुरू होते हो तो टेम्परेचर कम होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, तो ये कम होते होते यहाँ तक -60 तक पहुँच जाता है। मतलब कभी एरोप्लेन इसके ऊपर ही उड़ने वाले हैं, एरोप्लेन के बाहर का टेम्परेचर हम इमेजिन करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये तो सबको सब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके सर जी, 18 किलोमीटर तक तो आ गए थे। अब 18 किलोमीटर के बाद, 18 किलोमीटर के बाद अब ज़रा ऊपर चलते हैं। जीवन के अलग आनंद हैं इसके बाद जी। कैसे? देखिए, 18 किलोमीटर के बाद अब आपको मिलेगी अगली लेयर, एंड दैट इज यू स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी माध्यम समताप मंडल। समझ में आई बात?
समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर जिसको हम लोग कह रहे हैं। ओके सर, तो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के बारे में यदि अपन बात करें कि ये है क्या एक्चुअल में, तो इस चीज़ को हम समझते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, है ना। समताप मंडल ये कहता है कि पहली चीज़ तो अभी तक जो टेम्परेचर कम होते आ रहा था वो टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा। ये एक ऐसा लॉजिक आप लगा सकते हो, तभी तो दूसरी लेयर बनाई ना। यदि टेम्परेचर कम होते आता, ये टेम्परेचर में जैसा जो कंडीशन बनी रहती, सेम सिचुएशन रहती ट्रोपोस्फियर वाली, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सर स्ट्रेटोस्फियर में भी फिर हम वही लेयर क्यों बनाई फिर हमने। तो बात तो ये हो गई कि स्ट्रेटोस्फियर मतलब आपने यदि दूसरी लेयर बनाई है, इसका मतलब तो एक बात क्लियर हो जाता है कि सर जी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई सर, ठीक, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दूँ कि ट्रोपोस्फियर इज हीटेड बाय, तब आपका आंसर क्या होगा, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव। ट्रोपोस्फियर इज हीटेड बाय, मेनली हीटेड बाय, ट्रोपोस्फियर का जो क्षेत्र है वो किससे है। आंसर आंसर जल्दी से, जितने बैठे हो। कोर्स लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट से नहीं, शॉर्ट से तो धरती गर्म हो रही थी भैया। चलो अब स्ट्रेटोस्फियर की कुछ खास बात है। स्ट्रेटोस्फियर को पढ़ा जाता है सर ओजोन के लिए, ओजोन, ठीक है, O3 जिसको हम लोग कहते हैं, एग्जैक्टली। अब ये ओजोन क्या होता है या O3 क्या होता है, इसको जरा हम लोग देखते हैं क्या पिक्चर है, ठीक है। तो अब ओजोन और O3 का लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये है क्या, या बचपन से जो एक लाइन पढ़ते आए ना कि ओजोन जो है वो सन से आने वाली हानिकारक जो यूवी रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बड़े ऐसे में आप लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने लिखा है। एक्चुअल में है क्या, देखो होता क्या है कि नेचुरली ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके लिए प्रेजेंट है सर, है ना। अब जैसे ही मान लो इस पर यूवी रेज आके टकराती हैं, सनलाइट वाला जो हिस्सा है वो आके टकराता है, तो कोर्स ये टूट रहा है, O प्लस O में टूटेगा, ठीक है, O प्लस O में डिवाइड हो जाएगा, ये O प्लस O में डिवाइड हो गया, ये O प्लस O में डिवाइड हो गया। अब इस तरह से मान लो ये टूट गया। दूसरी चीज़, इतना तो है नहीं कि सिर्फ ये 5 के 5 O2 है, और भी O2 तो कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, आसपास बहुत सारी है। अब क्या होगा कि ये जो बना हुआ टूटा हुआ है, ये मिलकर ये O2 प्लस O कनेक्ट होकर ये आपके लिए क्या बना देंगे, O3 बना देंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि O3 पर सनलाइट, O3 पर भी जब आप सनलाइट का बम्बार्डमेंट होगा तो ये भी किस में डिवाइड हो जाएंगे, O2 प्लस O में, O2 प्लस O में, या O2 प्लस O में। इससे हो क्या रहा है, देखो पहले तो मैंने ओजोन बनवाया। ओजोन कैसे बनवाया, फर्स्ट स्टेप वन जो बना, स्टेप वन ऐसा बना कि ऑक्सीजन पे जब ये टकराएगा तो ये 2 में डिवाइड हो गया, O प्लस O में। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम जो है किसी दूसरे O2 के साथ कनेक्ट हो गया तो एज अ रिजल्ट O3 बन गया। ये किसी O2 के साथ कनेक्ट हो गया तो O3 बन गया, O3 बनना आपको आ गया। अब O3 पे जैसे सनलाइट और भी आएगा तो ये O2 प्लस O में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या कि मेरे पास मान लीजिए, सपोज ध्यान देना, O3 है, O3 है, O3 है, O3 है। जब सनलाइट इस पे स्ट्राइक हो रहा है यूवी रेस, तो ये O2 प्लस O हो गया, O2 प्लस O हो गया, O2 प्लस O हो गया, O2 प्लस O। ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में सन की जो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनका यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मतलब क्या, उनका यहाँ पर यूसेज हो रहा है। मतलब क्या, मतलब जो उसकी एनर्जी है वो यहीं पर जो है यूज़ हो रही है, कंज्यूम हो रही है। जब वो वेव्स यहाँ तक कंज्यूम हो रही हैं तो हो सकता है नीचे तक फिर ना जा रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो यहीं उसकी जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि यूज़ हो चुकी है। अच्छा, जब नाइट का टाइम आएगा, रात का जब समय आएगा, तो रात में ये वापस कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि सनलाइट चला गया ना, सनलाइट के कारण अलग हो रहे थे, रात में वापस ये क्या हो गए, रात में वापस क्या हो गई है, रात में वापस कनेक्ट हो गए और दूसरे दिन के लिए फिर से तैयार एज अ O3, और फिर टूटेगा ये O2 प्लस O, O2 प्लस O, O2 प्लस O। अब आप मुझे बताइए कि डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं ना कि इस प्रोसेस में उन हार्मफुल रेडिएशन का यूज़ हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब यूज़ हो जाएगा तो सरफेस तक उनका जो है प्रभाव वैसे ही कम हो जाएगा।
फिर सवाल उठता है कि वहीं क्यों मिली। अब मुझे बताओ ABCD, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2, यहाँ भी O2, ठीक है। और यहाँ जो है मान लो स्ट्रेटोस्फियर है और ये ट्रोपोस्फियर है। अब इसको तोड़ने वाला सनलाइट आ रहा है यूवी रेस, तो सबसे पहले A को मिलेगा ना, उसके बाद B को मिलेगा, तभी ये O+O डिवाइड होंगे। नीचे वाला क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो जो रेडिएशंस जो हैं जो इनको तोड़ सकते हैं उतने एनर्जी वाले जो हैं वो नहीं है, कम हो गए हैं, ऐसा समझिए। समझ में आई ना? उतनी जो है एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए ओजोन नीचे नहीं मिलता, पहले जो मिलेगा ऊपर वाले एटम पे मिल रहा है ना, तो पहले एनर्जी यहाँ आ रही है इसलिए ऊपर मिला हमें ओजोन, ऐसा समझना है इसको। तो ओजोन हमें जो है वो सिर्फ ऊपर क्यों मिल रहा है, इसका कारण ये भी आप देख सकते हैं कि जब सनलाइट से स्ट्राइक होता है तो पहले ऊपर वाला ही तो होगा, ऐसा तो है नहीं सनलाइट नीचे से ऐसे जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ ना कि ये जो प्रोसेस है O3 का टूट के O2+O, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पर लग रही है ना, मतलब एक तरह से हीट जनरेट हो रही है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर के 3-4 क्वेश्चन फाइनली आप लिख लो डायरेक्ट अपने नोट्स में। पहला कि स्ट्रेटोस्फियर जो है इसमें मेन अट्रैक्शन, जो मेन चीज़ है वो क्या है, ओजोन है। ओजोन क्या कर रही है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, इसके कारण इसका टेम्परेचर इस लेयर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अब आप जो अब तक कम हो रहा था, जो अब तक ट्रोपोस्फियर में कम हो रहा था, वो चीज़ अब क्या होती जा रही है, एग्जैक्टली वो चीज़ अब बढ़ती जा रही है। तो ओजोन में जो अब कम हो रहा था वो चीज़ अब आपको देखने को, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो बढ़ेगी। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मिलता है, यूवी रेज एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इतना आपको सबको समझ में आ गया, ठीक। हाँ जी, दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो -60 पहुंच गए थे आप, ये यहाँ तक ट्रोपोस्फियर में 18 किलोमीटर तक -60 पहुंच गए, तो -60 से बढ़ के 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, ये कहाँ तक होगा, तो ये 18 किलोमीटर से आपको लगभग 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब ये आपका स्ट्रेटोस्फियर होगा। और स्ट्रेटोस्फियर में ये -60 से ऊपर तक 50 किलोमीटर तक जाओगे तो 0, भले ही कम तापमान है लेकिन -60 से 0 जा रहा है, दैट इज द इंक्रीजिंग पैटर्न। इसको तो टेम्परेचर बढ़ते हुए बोलोगे ना, अब तक कम था अब बढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, वो कब तक बढ़ेगा, तो यहाँ तक बढ़ेगा। अभी वो पॉज वाले जो क्वेश्चन थे बीच में कि पॉज क्या होता है, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना, चिंता मत करो। तो सर क्या क्या लिख लें, एक तो ओजोन का लॉजिक लिख लेना, दूसरा जो है टेम्परेचर -60 से 0 आ जाता है, हाइट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एरोप्लेन की उड़ाई यहीं पर करते हो आप, उड़ान जो है एरोप्लेन की यहीं पर, क्यों, ऐसा क्यों भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जितने विंड पैटर्न्स हैं, जितना वेदर का जो फिनोमेना आपको दिखाई देता है, मैक्सिमम जो वेदर के जो फिनोमेना हैं वो आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, ट्रोपोस्फियर में। विंड सिस्टम जो है, टर्बुलेंस जो है वो कहाँ मिलेंगी, ट्रोपोस्फियर में। तो यदि एरोप्लेन है, कोई पायलट है, तो भाई वो कोशिश यही करेगा ना कि इसको मैं क्या करूं, इसको मैं इन सबसे ऊपर ले जाऊं एरोप्लेन को, ताकि थोड़ा, अब ओजोन में भी मत ले जाना। सो एरोप्लेन की भी यदि बात करें तो एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना, स्ट्रेटोस्फियर लिख देना, ठीक है। लेकिन वो आपसे यदि बोले तो लोअर स्ट्रेटोस्फियर भी याद रखना, ऐसा भी हो सकता, दोनों नहीं पूछेगा, स्पेसिफिक में लोअर, ऊपर में तो फिर क्या ओजोन क्योंकि ये लगभग 35 से 50 के बीच में आपको ओजोन देखने को मिलने लगेंगे, इसीलिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, याद रखना। अब देखो, अब क्या होता है ना, जैसे हम नॉर्मली भी, मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है कि इस अर्थ पे, इस लैंड मास पे ना, मतलब कोई चीज़ एकदम से नहीं शुरू होती, समझिए मेरी बात, एकदम से शुरू नहीं होती, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऐसे फॉर्म नहीं होगी, डायरेक्टली ऐसे फॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या सर, जैसे मान लो, क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखें, मान लो इधर रेनफॉल जो है 300 सेंटीमीटर था, इधर 50 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे ना कि इधर फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, और इधर जो है डेजर्ट आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या कि डायरेक्टली एक पैर आपका यहाँ रखा और एक दूसरा पैर आपका डेजर्ट में रखा,
देयर मस्ट बी सम ट्रांजिशन फेज, होगा कि धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट कम होते चले जाएंगे, फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और फिर जो है धीरे धीरे इधर से आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ग्रासलैंड शुरू हो जाएंगे, और फिर आप लोग डेजर्ट की तरफ आओगे। यही पैटर्न अपन ने देखा। ऐसा ही यहाँ भी है कि जब एक लेयर एंड हो रही होती है तो अचानक नहीं कि एक लेयर में परिवर्तन और दूसरे में चेंज आ जाए, नहीं, एक पॉज जैसी सिचुएशन आएगी। पॉज, पॉज का मतलब ये है कि नो चेंज, नो चेंज इन द सेंस कोई अचानक सडन चेंज नहीं होगा वहां से, स्लोली, मतलब क्या, सुनना, जैसे ट्रोपोस्फियर है तो अब ये ट्रोपोपॉज कहलाएगा, ऊपर वाला जो 18 किलोमीटर पे था। कैसे, ट्रोपोस्फियर के फीचर धीरे धीरे एंड होंगे, स्लोली एंड होंगे, और फिर अगला फीचर शुरू हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। तो 1-2 किलोमीटर में हाइट तो बढ़ती है बट टेम्परेचर में वेरी है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, दैट इज अ पॉज। ऐसे ही स्ट्रेटोपॉज, तो ये 50 किलोमीटर जो मैंने कहा है वहां पे जो पॉज लगेगा दैट इज योर स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या? तो ये पॉज वर्ड का भी जो है याद रखना, मतलब समय आता है तभी मैं बता पाऊंगा, बीच में पहले हम पॉज डिस्कस कर लेते तो शायद क्लियर नहीं हो पाता। तो पॉज मतलब एक ट्रांजिशन फेज, कि एक फेज खत्म हो रहा है और सर जी दूसरा फेज जो है वो शुरू होने की कोशिश कर रहा है। ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग, ध्यान देना, सुनना है ना। ये आप 50 किलोमीटर तक आ गए थे और 50 किलोमीटर तक आपका जो पैटर्न था वो था स्ट्रेटोस्फियर, और ये 18 किलोमीटर तक था आपका ट्रोपोस्फियर। अब मैं कह रहा हूँ 50 से आप चले जाइए 80 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 से कहाँ तक चले जाइए आप? 80 किलोमीटर तक जाना है। क्या होगा सर इससे, 80 किलोमीटर जाने से क्या होगा? देखो भैया ऐसा है कि 80 किलोमीटर तक जब आप जाओगे, ध्यान से सुनना, कम टू बेसिक्स। पहले तो अभी जब क्लास की स्टार्टिंग कर रहा था मैं, तब मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी चीज, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अर्थ पर या जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जितना आप ऊपर जाओगे मॉलिक्यूल उतना ही क्या होता जाएगा, उतना ही बिल्कुल कम होता चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो पहले ऐसा था, फिर मैं ऐसा था, ऐसा हो गया, इस तरह से। ठीक है, ओके सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आपसे पूछे, आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे इस तरह से कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप जब जाओगे तो क्या गैस का मॉलिक्यूल एक जैसे डेंसिटी पैटर्न पे रहेगा क्या? तो बोले सर नो, ऐसा नहीं हो सकता। बस इसी आधार पर मैं जा रहा हूँ, इसी आधार पर मैं जा रहा हूँ कि मुझे एक बात बताओ, सपोज थोड़ी देर के लिए ट्रोपोस्फियर मान लूँ, ये मान लूँ मैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रेटोस्फियर, और अगला मैं मीजोस्फियर मान लूँ, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मीजोस्फियर में टेक्निकली गैसियस के मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बस अब याद रखना, एक ही चीज़ आती है, ध्यान से सुनना, 80 किलोमीटर और 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर 80 किलोमीटर, ठीक है, मीजोस्फियर, मध्यमंडल, मध्यमंडल। इसमें उतने गैसेस, मतलब गैसेस का जो कंपोजिशन है वो कम हो जाता है, और जब गैसेस का कंपोजिशन कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स जब गैस ही नहीं होंगी तो टेम्परेचर, मतलब कोई एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो पाएगी क्या? जब गैस ही नहीं होगी, देखो ओजोन भी थोड़ा नीचे मिल रहा है ना, मतलब ऊपर मिल जाता तो ओजोन की प्रोसेस और हाइट पे मिलती हमें, बट यहाँ पे हर चीज रुक गई है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल ही नहीं है, और जब गैस के मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो फिर टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? इसका मतलब तो ये हो गया, जो अब तक आप टेम्परेचर कम करते आ रहे थे ट्रोपोस्फियर में, अब स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ाया, वापस मीजोस्फियर में क्या हो गया, कम हो गया। और लॉजिक अपना सही चल रहा है कि पहले कम था फिर बढ़ेगा फिर कम था,
सेम तो हो ही नहीं सकता ना, नहीं तो फिर लेयर स्ट्रेटोस्फीयर ही चलती वहां तक। आ गई बात समझ में? एग्जैक्टली तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि कल को वो आपसे पूछे, कल को वो यदि आपसे पूछे, क्या पूछे, ये पूछे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मीजोस्फीयर में क्या टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा। बिलीव मी, एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि मीजोस्फीयर, ध्यान से सुनिएगा, मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। याद रखना मतलब क्या, ध्यान से सुनेंगे। ट्रोपोस्फियर में 18 किलोमीटर तक जाते जाते -60 डिग्री टेम्परेचर हुआ। फिर स्ट्रेटोस्फियर में गए आप, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ा और वो बढ़ के 50 किलोमीटर तक जाते जाते 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। 50 से 80 किलोमीटर तक जाते जाते मीजोस्फियर आया और मीजोस्फियर में ये टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ के, 0 डिग्री से माइनस होके, कम होके, ये टेम्परेचर कम होना, ये टेम्परेचर बढ़ना, ये टेम्परेचर दोबारा कम होना, जो कि गैस के नहीं था मॉलिक्यूल, इसलिए ये -90 तक पहुंच जाएगा। -90 तक पहुंचा। दिस इज द रीजन। इसको आप ये कह सकते हो कि सर जी ये अपने आप में एक क्या हुआ, अपने आप में एक कोल्डेस्ट लेयर हो गई। और कुछ बच्चों ने तो ये भी सोच लिया कि सर इसके बाद वाली लेयर में डेफिनेटली टेम्परेचर फिर से क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो अगली लेयर बनाई सर। तो अगली लेयर क्यों बनाते हैं, समझ में आई ना बात? तो ध्यान रखना, अब तक आपके दिमाग में क्या आ गया, ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ाओगे तो, स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर ज़्यादा, हाइट बढ़ाओगे तो, मीजोस्फियर टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ाओगे तो। फिर इनमें सब में पॉज लगा, पॉज लगा, पॉज लगा। अगली लेयर आएगी आयनोस्फियर। ध्यान से सुनना, अगली लेयर जो थी अपनी क्या रहेगी, आयनोस्फियर रहेगी, भूलिएगा नहीं, ठीक है? एग्जैक्टली। अब आयनोस्फियर क्या है समझो पहले। आयनोस्फियर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इधर देखना है ना। आप आ गए थे 80 किलोमीटर तक, इट मीन्स दैट आप मीजोस्फियर में थे। एग्जैक्टली ध्यान से देखना आप क्या कह रहा हूं भैया। 80 किलोमीटर से आपको जाना है 640 किलोमीटर तक। अब यहाँ गैस के इतने मॉलिक्यूल तो है नहीं, देखो एक एटम होता है और एटम को मिला दो तो मॉलिक्यूल बन गया है। तो गैस के कोई मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो फ्री एटम घूम रहे हैं, फ्री एटम घूम रहे हैं यहाँ, हल्के लाइटर एटम्स जो होते हैं वो घूम रहे हैं। अब एटम्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिसमें होता है ऑफ कोर्स। तो क्या होगा, ये होगा कि जब सनलाइट, ध्यान से सुनना, जब सनलाइट कि जब अलग अलग गामा रेज, ये रेज जब आती हैं हाई इंटेंसिटी वाली, इसके ऊपर जब गिरेंगी इन एटम्स के ऊपर, तो बम्बार्डमेंट हो रहा है एक तरह से। और आपको मालूम है कि जब बम्बार्डमेंट होता है किसी एटम पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा यहाँ पर। इस तरह की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल रिलीज होना ही आयोनाइजेशन कहलाता है। एटम एनर्जी स्ट्राइक हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला, इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अलग अलग पैटर्न के, इलेक्ट्रो जिसको आप कह सकते हो कि भाई आयंस जिसको आप बोलोगे, तो ये प्रोसेस क्या है, आयनाइजेशन प्रोसेस है। और इस आयनाइजेशन में हीट भी रिलीज होती है, ध्यान देना, हीट भी रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब सर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली ठीक है। अब नीचे क्यों नहीं हुआ आयनाइजेशन, आपको मालूम है, जहां एटम होगा वहीं तो होगा। अब एटम ऊपर थे, नीचे तो गैसेस के मॉलिक्यूल थे लेकिन कम हो गए थे, और इधर बिल्कुल फ्री एटम्स घूम रहे हैं, उन पर स्ट्राइक हुआ इलेक्ट्रॉन्स की। जनरली ये जो है अलग से एक पूरा पैटर्न यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई देने लगा। एग्जैक्टली अब जब ये डेवलप होता है, ये डेवलप जो हो रहा है, कोर्स एक बात तो क्लियर हो गई कि पूरी पार्टिकल्स में आयनाइजेशन प्रोसेस होने के कारण इसको मैं आयनोस्फीयर बोल सकता हूँ। मतलब मीजोस्फीयर के बाद वाली जो अगली लेयर होगी वो आयन मंडल होगा, आयनोस्फीयर होगा। एटम पे जब भी सनलाइट एनर्जी जो स्ट्राइक हो रही है
वो उसके कारण आयनाइजेशन प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होगा, एक नया मीडियम, एक नया माध्यम यहां पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में आता है? एग्जैक्टली। अब क्या होगा? अब ये होगा कि कल को यदि मान लीजिए मुझे कोई भी सिग्नल भेजना हो, अब देखो क्या होता है, इसका जो क्वेश्चन आएगा वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन सर एक्चुअल में ऐसा आता है, ध्यान से सुनना। होता क्या है, सपोज मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ए और बी, ठीक है, एक आदमी सी खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे डी खड़ा है। अब ए वाले को मान लो बी और सी डी तक सिग्नल भेजना, यदि वो ऐसे सिग्नल भेजेगा तो ऑफकोर्स नीचे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, डिस्टर्बेंस होगा, नहीं भेज पाए। तो क्यों ना मैं सिग्नल कुछ ऐसी हाइट से भेजूँ कि हाइट से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, टावर का भी देखा होगा आपने, हाइट पे लगा रहता है। और क्यों ना मैं कुछ ऐसा सिग्नल भेजूँ कि वो फिर जो है रिफ्लेक्ट बैक, टकरा के, मतलब एक तरह से रेडिएट होके रास्ता बदल के यहाँ पर पहुँच जाए। बट सी पर यदि पहुँचाना रहा, उतने ही दम से मैं भेजूंगा तो वापस नहीं, सी तक नहीं जा पाएगा, वो बी पर ही जाएगा। सी पर भेजने के लिए मुझे सिग्नल्स को हाई फ्रिक्वेंसी पे भेजना पड़ेगा। थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी पे भेजूंगा मतलब ज़्यादा दूरी तय करेगा, वापस बैक यहाँ पर आएगा ये। और फिर यदि और हाई फ्रिक्वेंसी पे जाऊंगा तो और जो है यहाँ पर आ सकता है, मतलब क्या, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी उतनी दूरी में तय कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। अब क्या है कि ये वापस भी कब आएगा, जब इसको अलग मीडियम मिलेगा। भाई मीजोस्फीयर तक तो एक जैसी कंडीशन थी, क्या, गैसेस के पैटर्न, ट्रोपोस्फियर में भी गैस, स्ट्रेटोस्फियर में, मीजोस्फियर में भी कम थी लेकिन थी। बट आयनोस्फियर में आकर आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो वेव्स को एक अलग ही मीडियम मिला, चार्ज पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ये टकरा के मीडियम इनका चेंज होके रास्ता बदल के ये दूसरी जगह पहुंच गए। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपकी अगली लेयर है, आयनोस्फियर जिसको आप कहते हो, वहां पर ऐसा होता है कि, ध्यान से सुनना, ये आयनोस्फियर है, ये मीजोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। यदि ट्रोपोस्फियर से कोई सिग्नल मैं भेजूं रेडियो वेव का, तो ये जैसे ही इसको अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, वहाँ से ये डेविएट होके जहाँ भेजना चाह रहा हूँ मैं उतनी फ्रिक्वेंसी पे वापस आ सकता है। बट देयर मस्ट बी सम लिमिटेशन। 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास के वेव्स को आप भेज सकते हो। उसके बाद यदि ज़्यादा मेगाहर्ट्ज बढ़ाया तो फिर आपको वेव्स ऊपर निकल जाएंगी इसके, आयनोस्फीयर के बाहर। फिर आपको सैटेलाइट लगाना पड़ता है ताकि आपका कम्युनिकेशन चलता रहे। इसीलिए जो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑडियो साउंड सुनाई देता है। आपको वीडियो भी दिखाना है तो फिर आपको हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा, और हाई फ्रिक्वेंसी के बाद ये तो फिर इसको क्रॉस कर जाएगी, फिर सैटेलाइट लगाना पड़ेगा। सीखने वाली बात यह है, आयनाइजेशन प्रोसेस के कारण हीट रिलीज हुई, तो अब जो मीजोस्फीयर में टेम्परेचर कम हो गया था, याद करो कोल्डेस्ट लेयर, अब दोबारा बढ़ने लगेगा। पहली चीज़, मतलब आयनोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्लस कल कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो आपका आंसर आपको पता लग गया कि रेडियो वेव्स जो रिफ्लेक्ट बैक होंगी वो आयनोस्फीयर से होंगी। क्लियर? मतलब सीखने वाली बात क्या हुई, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया ओजोन के कारण। मीजोस्फीयर में कोई गैस थी नहीं, तो दोबारा जो है टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। अब आयनोस्फीयर में 640 किलोमीटर तक आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा ड्यू टू आयनाइजेशन प्रोसेस, आयनीकरण के कारण ऐसा हुआ। ठीक है। इन द लास्ट 640 के बाद जो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो, 1000 किलोमीटर तक जब आप जाओगे, यस, दैट इज योर एग्जोस्फियर। अब वो बुद्धि लगा सकते हो आप बाह्य मंडल में कि जितना सन के पास जाऊंगा मैं उतना ही जो है टेम्परेचर मेरे लिए बढ़ता रहेगा। इसका मतलब आयनोस्फीयर और एग्जोस्फियर। अब एग्जोस्फियर में तो नहीं हो पाएगा आयनाइजेशन, इसलिए उसको माइनोस्फीयर नहीं कह रहे हैं। बट एक चीज़ है कि अब टेम्परेचर बढ़ता ही मिलेगा ना, तो इन दोनों को मिला के इन्होंने थर्मोस्फियर कह दिया, तापमंडल। मतलब थर्मोस्फियर इज इक्वल टू आयनोस्फियर एंड एग्जोस्फियर, दोनों में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरफेस नहीं है वहाँ पे, थर्मामीटर काम ही नहीं करेगा। बट फिर भी आप जितना आप करीब जा रहे हो सन के, उतना आपको टेम्परेचर तो वैसे भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के नाम पे याद रखना कि अक्सर वो NLR के कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, याद रखना। 6.5 डिग्री वेदर के फिनोमेना, सबसे कोल्डेस्ट लेयर, तो अब आप आंसर दो। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर, ये किसका है? ट्रोपोस्फियर जो है वो किस वेव से हीटअप होती है?
कौन सी वेव से हीटअप होती है? एरोप्लेन कहाँ उड़ाओगे? कोल्डेस्ट लेयर आपकी क्या रहेगी? सबसे जो ठंडी परत रहती है जिसको हम कहते हैं कोल्डेस्ट लेयर। दूसरी बात आप मुझे बताओ कि रेडियो वेव्स के लिए क्या करोगे? और उसके बाद में आप बताओ ओजोन के लिए कहाँ जाओगे? तो आपके आंसर इस तरह से आने हैं, सर ये ट्रोपोस्फियर की कहानी है, ये लॉन्ग वेव से होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसको कहते हैं हम, पार्थिव विकिरण। एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है स्ट्रेटोस्फियर में, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, कोल्डेस्ट लेयर मीजोस्फियर, रेडियो वेव्स आइनोस्फियर, ओजोन का जो मंडल होगा ओजोनोस्फियर, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में जाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ। ठीक है, मतलब आप क्या देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो आप देख रहे थे कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है कि भाई ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, मतलब एक्चुअल में ये जो पूरी कहानी है, ये वाला जो पूरा रीजन है एग्जैक्टली, या इसको आप इसमें देख लो, मीजो पॉज लगने के बाद थर्मो पॉज, इस तरह से। तो ये आइनोस्फियर भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, थर्मोस्फियर में टेम्परेचर अक्सर जहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को याद रखना, भूलना मत। अब 1 नवंबर से यदि आप देखोगे तो 1 नवंबर से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 7 बजे से स्पेशल क्लास और 5 बजे से यूट्यूब सेशन, वो आपको मैं बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म जो है आपको पता लग ही जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं 1 नवंबर से, तो 1 तारीख से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जी हाँ, इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू हो रहा है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ एग्जैक्टली। और ये इस चीज़ के लिए आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज़ दिस डिस्काउंट कोड SUDYT10। ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप सीधा 10% ऑफ ले सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे कवर करना है। ओके, तो SUDYT10 को याद रखिएगा। ठीक, और भी कोई डाउट हो तो आप, मैं जो है आपको, हालांकि रिकॉर्डेड सेशन है, आज थोड़ा काम था मुझे, इमरजेंसी थी थोड़ी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही जो है क्लास को रिकॉर्ड करके, ताकि आपका टाइम जो है कनेक्टिविटी बनी रहे। और आगे जो है आप ये अनअकैडमी के एस्पायर जो है इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर आप एनरोल कर लीजिएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी। हर महीने 10th और 25th को ये कंडक्ट किया जाता है, तो जिसमें आप काफ़ी कुछ प्राइजेज स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ओके, ध्यान रहे, नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द डिस्काउंट कोड SUDYT10। बाकी जो भी समस्या होगी और भी लाइव क्लासेस में जो है आपके साथ में कनेक्ट रहूँगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या रहे तो आप मुझे बता दीजिएगा, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रैटेजी का वीडियो आ रहा है 1 नवंबर को, जो मेरी क्लास रहेगी वो जो डुअल एजुकेटर क्लास थी, जी हाँ, उसका सेकंड पार्ट है। मतलब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। 1 नवंबर @7 PM, शाम को 7 बजे। ओके जी, 7 बजे को भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट होने वाली है वो क्लास काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए। ठीक, और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, हमेशा की तरह आज भी। जी बिल्कुल, हाँ, एक चीज़ और याद रखना है अपने को, ध्यान रहे, जो नोट्स आप बना रहे हो उसका रिवीजन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन जरूर कर लेना एग्जैक्टली। चलिए, तो मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में।